Okay, students, today's now we are going to discuss some very short question answer from previous year board examination. तो जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास आता है और जैसे कि आपने देखा two small identical electric dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree to each other in an external electric field E pointing along the x-axis as shown in the figure. इस क्वेश्चन में जैसे आपके सामने एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में आपने देखा कि एक कोई मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर आपने देखा AB है और दूसरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कि आपने देखा AB के साथ साथ यहां पर आपने देखा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई CD है और इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पे आपने जैसे ये CD ले लिया, इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से आपने रखा हुआ है जो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात कर लें तो आपको इन्होंने जैसे कि बतलाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। तो पहला पार्ट जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का हम लोगों को डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो -q से +q चार्ज की ओर काम करेगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे समझ लें इस तरीके से एक अलग से फिगर बना के, और यहां पे अगर आप इसे देखते हैं कि ये मेरे पास में कोई एक्स एक्सिस लिया हम लोगों ने और ये आपने देखा एक्स डैश एक्सिस है और ये आपने देखा वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। जैसे ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी जो हम लोगों ने लिया है, यहां पे आपने देखा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हम लोगों ने ए बी लिया है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी जैसे मान लीजिए आपने देखा ये +q चार्ज है और ये अगर आपने देखा यहां पर क्या है -q चार्ज है। और दूसरा एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल CD यहां पे आपने देखा था इस तरीके से, और यहां पे इस CD डाइपोल के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये C और ये अगर आपने देखा यहां पर क्या है D और यहां पर आपने देखा कि ये +q चार्ज है और ये यहां पर आपने देखा कि -q चार्ज है और ये दोनों ही डाइपोल एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर रखे हैं। अगर ये दोनों ही डाइपोल 120 डिग्री एंगल पर रखे हैं तो पहले पार्ट में जैसे इन्होंने क्या रखा है फाइंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का डाइपोल मूवमेंट हमें फाइंड करना है। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां की तरफ काम करता है, -q से +q की ओर। तो ये अगर आप देखेंगे जो मेरे पास में ए बी डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से आप देखेंगे वो इधर काम करेगा और जबकि जो मेरे पास में CD डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट अगर हम लोग बात कर लेंगे तो वो डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से आप देखेंगे P वो इस तरफ काम करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक वेक्टर मेथड से भी कर सकते थे IJ के टर्म्स में लेके, लेकिन अभी हम इसको आप सिंपल फॉर्मेट में लगा रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं तो इनका अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो सपोज आप देखेंगे ये इनका इस तरीके से यहां पर ये रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा P
नेट, जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो अगर दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इज इक्वल टू, यहाँ पे P अगर आप चाहें नेट तो आप इसको लिख सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस आप इसे लिख सकते हैं 2P1 P2 कॉस थीटा। बात कर लेते हैं अगर इनकी एंगल की, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो P1 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और प्लस यहां पे देखेंगे 2PP और यहां पे रख देंगे cos 120। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर और प्लस ये भी 2P स्क्वायर होगा, लेकिन जैसे cos 20 की वैल्यू आपको मालूम है -1/2, तो ये इससे जाएगा। तो ये जो नेट मेरे पास में इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, आपको देखने को मिलेगा √P स्क्वायर, या इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये नेट डाइपोल मोमेंट हमारा P आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग कर लेते हैं इसी के सेकंड पार्ट की बात, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो टॉर्क का तो जैसे आपको रिलेशन मालूम ही है कि टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है, या टॉ इज इक्वल टू, जब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो PE साइन थीटा, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो थीटा ये हमारे पास में P नेट और ये थीटा यहाँ पे 30 डिग्री शो होगा। तो जब हम लोग इसको लगाएंगे तो टॉ इज इक्वल टू P की जगह P ही रहेगा और E, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू जैसे कि आपको पता है 1/2, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस पे लगने वाले टॉर्क को भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये जो एक हमारे पास में अरेंजमेंट दिया था दो डाइपोल्स का, AB और CD, जो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर थे, उनका हम लोगों ने नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड किया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही थी, तो P और E के बीच में लगने वाले टॉर्क को भी फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या रखा है, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि इन्होंने कहा स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ को हम लोगों को यहां पे स्टेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दूसरा इन्होंने क्या रखा है, अ क्यूब विद ईच साइड ए। फिगर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड कितनी है, ए है, इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई वेक्टर E इज इक्वल टू C और यहां पे R कैप एज शोन इन द फिगर, वेयर C इज द पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हमें इस क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है बेटा। एंड इसने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया है, द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। दूसरी चीज हम लोगों को यहां पे ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या रखा था कि स्टेट गॉस लॉ। अगर हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करें तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें इनक्लोज चार्ज का कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। और अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यूब। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे फिगर की बात कर लें, जो सेकंड पार्ट है, जैसे क्यूब जिसकी साइड A और A दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, तो यहां पर आपको पता है कि इस क्यूब के 6 में से 4 फेसेस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उनका एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाने के कारण ये यहां पे एग्जीक्यूट। जबकि अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास राइट फेस है और ये आपने देखा लेफ्ट फेस है, तो राइट फेस में अगर आप देखेंगे जो एरिया वेक्टर आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो बना हुआ है राइट फेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपको देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। जबकि लेफ्ट फेस में जो मेरे पास में जो नॉर्मल टू द प्लेन जो एरिया वेक्टर वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 180 डिग्री।
तो हम लोग यहाँ पे राइट फेस और लेफ्ट फेस पहले इनका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग निकालते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इस क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले नेट फ्लक्स की बात करते हैं फाई, तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू यहाँ पे आपने देखा फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन जैसे मान लेते हैं हमारे पास में राइट फेस को डिनोट कर रहा है और फाई टू किसको डिनोट कर रहा है, लेफ्ट फेस को। इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। फाई वन इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। जब बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर ई तो आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन में दिया गया है कि ई इज इक्वल टू मेरे पास में 2ac है और यहां पे ई ds cos थीटा रखेंगे तो ds ऐसे हो जाएगा और आपको जैसे यहां पे मैंने बताया कि e और ds इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी 2ac ds cos 0। e की वैल्यू अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल में आपको गिवन है, यहां पे अगर आप देखेंगे मैं आपको साइड में थोड़ा बता दूं, जैसे आपके पास में न्यूमेरिकल में गिवन है वेक्टर e इज इक्वल टू c और r कैप, और c अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा यहां पे c कांस्टेंट ही रहेगा यहां पे आप देखेंगे। और जब राइट फेस की बात करेंगे तो जब आर कैप को हम लोग लेंगे राइट फेस के लिए तो यहां पे आप देखेंगे राइट फेस की जो डिस्टेंस होगी वो आपको देखने को मिलेगी a प्लस ए जो किसके इक्वल होगी, 2a के। ओके बच्चों, आगे अगर हम लोग बात कर लें यहां अगर हम लोग बात कर लें ये चीज यहां पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करी और cos 0 की वैल्यू जैसे कि आपको पता है कि 1 होती है। और अगर इस फेस का एरिया लिया जाए, जैसे इस फेस का अगर हम एरिया लें, साइड आपको पता है इसकी कितनी है a, तो एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो इस ds की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 2a क्यूब इंटू सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि राइट फेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला। अब इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट फेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, जैसे ये लेफ्ट फेस है ये राइट फेस है, लेफ्ट फेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे तो पहले तो एक बात ये क्लियर कर दें कि यहां पे जो आर कैप हमारे पास में डिस्टेंस है, जैसे यहां पे आप 2a ले रहे थे ये चीज, तो यहां पे लेफ्ट फेस के लिए आप क्या लेंगे, a लेंगे। दूसरी चीज जैसे आपने यहां पे एंगल 0 लिया था, यहां पे लेफ्ट फेस के लिए एंगल आप कितना लेंगे, 180 डिग्री लेंगे। तो जब लेफ्ट फेस की बात करेंगे तो यहां पे देखिए ए सी और एरिया तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। तो यहां पे इस तरीके से आप देखोगे माइनस के ए क्यूब इंटू सी। और जब इन दोनों फ्लक्स को हम लोग नेट निकाल लेंगे तो आप ऐड करेंगे तो 2a क्यूब सी प्लस माइनस के ए क्यूब सी। तो इस तरीके से आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो हमारे पास कितना आएगा, a क्यूब सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि इस क्यूब से जो पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो कितना आया, a क्यूब सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड पार्ट जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा था कि इसने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया, तो हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ में हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू होता है, तो नेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा, फाई। और फाई यहां पे हम लोग रख देंगे जैसे कि फाइंड आउट किया a क्यूब इंटू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया, a क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट। तो देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन में क्या रखा है, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज ए चार्ज q. A charge q is placed at the center of the cell. Find out the surface charge density of the inner and outer surface of the cell. क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख लें। इन्होंने क्या रखा है, एक कोई स्फेरिकल सेल है और इस तरीके से ये जो स्फेरिकल सेल है उस स्फेरिकल सेल को हम लोग ऐसे दिखा दें, चूंकि इनर और आउटर रेडियस दिखानी है हम लोगों को। ये जैसे इसका सेंटर ले लेते हैं तो इन्होंने क्या रखा है, एक कोई मेरे पास में
स्पेरिकल सेल है जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस इस तरीके से दी गई है। इनर रेडियस जैसे अगर हम लोग बात कर लें वो कितनी दी गई है R1, और आउटर रेडियस की अगर हम लोग बात कर लें वो कितनी दी गई है हमारे पास R2। और स्टूडेंट्स जैसे इन्होंने क्या रखा है, इस सेल पर जो मेरे पास बाहर सेल थी उस पर कितना चार्ज था Q, और क्वेश्चन में क्या रखा है इसके फर्स्ट पार्ट में कि अगर ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, अगर इस सेल के सेंटर पर एक कोई प्लस Q चार्ज अगर हम लोग रख दें, तो बच्चों आपको पता है कि इंडक्शन मेथड से अगर ये प्लस Q चार्ज है तो यहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा माइनस Q, इधर पे कैसा हो जाएगा फिर प्लस Q, और फिर यहां पे कैसा हो जाएगा माइनस Q। तो यहां पे इस तरफ बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये पहुंच जाएगा कितना प्लस Q। इस तरीके से आपने देखा ये चार्जेस को हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको मैं फिर से बता दूं इंडक्शन मेथड से, जैसे अगर आप देखेंगे इस पे प्लस Q चार्ज दिया गया है सेंटर पर, तो आप देखेंगे यहां पे इसके सामने कैसा चार्ज आएगा माइनस Q, फिर यहां पे कैसा हो जाएगा प्लस Q, फिर यहां पे कैसा हो जाएगा माइनस Q, और अगेन फिर कैसा हो जाएगा प्लस Q। तो जैसे कि आपने देखा यहां पे प्लस Q चार्ज तो पहले ही मेरे पास में ऑलरेडी था, और ये चार्ज शिफ्ट होकर यहां से प्लस Q और पहुंच गया, तो टोटल चार्ज यहां पे क्या हो गया Q प्लस Q। तो जैसे पहले पार्ट में इन्होंने क्या रखा है, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। सेल की इनर और आउटर सरफेस पर हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज, यहां पे अगर आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ द सेल, जो सेल है उसकी इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अब इनर सरफेस आपको पता है कि ये वाली है अंदर वाली, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो इनर सरफेस पर चार्ज कितना है माइनस Q, और किसी स्फेरिकल सेल का एरिया क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग दूसरी चीज जो इन्होंने कर रखी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सेल, आउटर सेल की सरफेस पे अगर हम लोग बात कर लें, तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सेल, जो आउटर सेल है उस पे अगर हम लोग बात कर लें कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा 2 आउटर सेल, यानी कि यहां पे तो आपको पता है कि यहां पर कितना हो जाएगा चार्ज Q प्लस Q और अपॉन एरिया, और एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 4 पाई R2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को यहां पे कंप्लीट किया जिसमें किसी सेल की इनर और आउटर सरफेस पे ये पूछा। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या रखा है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट, एक्सप्लेन। देखिए मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से बताई कि अगर हम लोग गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं किसी सेल के लिए, तो नेट फ्लक्स जो होता है वो हमारे पास में क्या होगा जीरो, और अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो आपको यह भी पता है कि फ्लक्स अगर जीरो है तो नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जो गॉस लॉ है वो कभी भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि सेल का शेप और साइज कैसा होगा। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा पावर पॉइंट पे ये किस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करी इनर और आउटर सरफेस पे। और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस सेल पे अगर ड्रॉ करते हैं सेल के अंदर, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा जीरो, और अगर फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज क्या होगा जीरो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गॉस लॉ जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, टू चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर are arranged vertical with the separation of d between them. Deduce the expression for the electric field at point
सबसे पहले क्या रखा है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, टू द राइट ऑफ द सेकंड सीट, बिटवीन द टू सीट्स। क्वेश्चन को जैसे अगर आप ध्यान से देखिए, दो हमारे पास में सीट्स हैं और ये सीट्स आपने देखा, इनमें सीट्स में सबसे पहले इनकी दे रखी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक की कितनी है प्लस सिग्मा, दूसरी की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है माइनस सिग्मा। और ये दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, डी डिस्टेंस पर सेपरेट है। इन्होंने क्या रखा है, हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है दोनों सीट्स की वजह से, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, यानी कि पहले हमें यहां फाइंड आउट करनी है दोनों पहली सीट के लेफ्ट साइड, टू द राइट ऑफ द सेकंड सीट, दोनों सीटों के यहां पे हम लोगों को फाइंड करनी है, बिटवीन द टू सीट्स, बिटवीन द टू सीट्स मतलब दोनों सीटों के बीच में यहां पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां फाइंड करेंगे फर्स्ट, फिर दूसरा हम लोगों को यहां फाइंड करना है, फिर इस तरीके से यहां पे फाइंड करना है। देखिए यहां पे मैंने आपको इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताया था, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सीट की वजह से होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों सीट्स की वजह से अगर लेफ्ट साइड यहां पे अगर आप फाइंड आउट करोगे फर्स्ट रीजन में, तो जानते हैं यहां पे -1 अपॉन 2 सिग्मा नॉट कॉमन ले लोगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और जब आप इसकी वैल्यू रखोगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह -2 सिग्मा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे 2 सिग्मा में से अगर सिग्मा जाएगा तो मेरे पास माइनस का सिग्मा बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहां पे फर्स्ट रीजन में। और अगर हम लोग यहां पे सेकंड रीजन की बात करें कि सेकंड रीजन में क्या होगा यहां पे, तो यहां पे अगर आप निकालोगे E2 तो यहां पे इसका एक्सप्रेशन मैंने बताया था 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ये पॉजिटिव होंगे, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे रखोगे तो ये सिग्मा और ये -2 सिग्मा, तो माइनस का सिग्मा बचेगा यहां पे, तो यहां पे माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। बिटवीन यहां पे अगर हम लोग बीच की बात करें तो यहां पे अगर आप देखेंगे E3 तो ये इसका राइट साइड होगा, तो ये कितना होगा प्लस का, और ये वाला क्या होगा माइनस का। तो अगर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये मेरे पास थर्ड। तो अगर आप देखेंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और ये -2 सिग्मा, तो यहां पे भी आप देखेंगे माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पे वैल्यूज इनको फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड, यहां पे हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, ये माइनस आता है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब पावर पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसको पावर पॉइंट पे भी देख सकते हैं इसको इस तरीके से। दोनों प्लेटों की सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड निकालेंगे, तो यहां पे इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। और इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट। दूसरी चीज, अगर दोनों प्लेटों के राइट साइड निकालेंगे लेफ्ट के बाद में, और लेफ्ट होगा और बिटवीन द प्लेट, क्योंकि आपको पता है कि यहां बिटवीन द प्लेट में ये माइनस साइन होता है, ये तो ये माइनस माइनस बाद में क्या कर देगा इसको, ये अगर आप यहां पे रख देंगे माइनस, तो ये प्लस यहां पे 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, the outward electric flux due to a charge q is independent of the shape and size of the surface which is encloses it. Give two reason to justify this statement. पहला तो क्वेश्चन का पार्ट इन्होंने क्या रखा है। दूसरे में क्या रखा है, दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है 1 और 2 जिनकी रेडियस r है, और दोनों पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक पर माइनस लैम्डा है और दूसरे पर प्लस लैम्डा है कूलम पर मीटर रिस्पेक्टिवली,
और दोनों लूप कोएक्सियली एक दूसरे से r√3 डिस्टेंस पर रखे हैं। हम लोगों को पहले लूप के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस विच इज इनक्लोज्ड। इसके दो रीजन दीजिए। देखिए, मैं पहले भी आपको इसका बता चुका हूं कि अगर कोई फिगर हमारे पास में है, जैसे अगर आप देखते हैं तो एक फिगर ले लेते हैं हम लोग, इस तरीके से आप देखेंगे। जैसे आपने देखा कि एक कोई प्लस Q चार्ज है, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से, एक कोई सरफेस S1 और S2 हम लोगों ने लिया। तो जैसे कि आपने कह रखा है कि इन फिगर चार्ज Q इज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस S1 एंड S2। चार्ज Q S1 और S2 के अंदर हमारे पास में इनक्लोज है। तो अब यहां पे हम लोग कह लेते हैं कि फॉर अ गिवन चार्ज Q द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिमेन्स द सरफेस S1 and S2 depends on the charge Q and independent of the shape and size of the surface of the S1 and S2। यहां पर आपने देखा कि जो प्लस Q से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जितनी S1 से हैं उतनी ही किससे हैं, S2 से हैं। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि द चार्ज Q एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस S1 एंड S2। दूसरी चीज यहां पे कह सकते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है चार्ज के। चार्ज जो हमारे पास में है इनक्लोज, उसके द्वारा, उससे कैसा होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो रीजन वहां पे स्टेटमेंट ऐसे दे दिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की। जैसे क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा सा फिगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, और उससे पहले हम आपको छोटा सा एक स्टेटमेंट भी समझा दें। अगर कोई एक एक्सप्रेशन मैंने आपको कराया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई एक रिंग है जिसकी रेडियस अगर आपने देखी a, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, अगर कोई एक पॉइंट P है तो इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर जहां हमने लिया है उस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो जानते हैं उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं, ये अलोंग द लाइन काम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। अब जैसे कि अभी आपका ये न्यूमेरिकल है, जो जिसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उसमें क्या रखा है कि मेरे पास दो रिंग है और दोनों ही कैसी हैं, कोएक्सियली है। दो रिंग और दोनों ही कैसी हैं, कोएक्सियली। कोएक्सियली मतलब दोनों ही एक ही एक्सिस में है। क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। यहां पे आपसे क्या रखा है इन्होंने, और दोनों रिंग कोएक्सियली होने के साथ साथ जरा फिगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, ये दोनों रिंग कोएक्सियली है, L1 और L2। ये मेरे पास पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे प्लस लैम्डा है, इस पे माइनस लैम्डा है। रेडियस r है, बीच का सेपरेशन जैसे कि आपने देखा √3r है। तो अगर मैं बात कर लूं कि पहली रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो पहली रिंग के सेंटर पर यहां पे अगर आप इस फिगर को देख लें तो यहां से अगर ये पॉइंट P जो था, अगर ये पॉइंट P जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये पॉइंट P हम उठा के यहां पे शिफ्ट कर दें तो बच्चों यहां पे आपको देखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब यहां पे आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां पे 0। तो इस तरीके से आपको देखोगे कि पहली रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। अब बात कर लेते हैं दूसरी रिंग की वजह से, कि दूसरी रिंग की वजह से जो हमारे पास में लूप के आउटसाइड सेकंड पॉइंट पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इसके लिए, तो E2 इज इक्वल टू 1 देखिए फॉर्मूला मेरे पास में यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस लेकिन यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो Q इज इक्वल टू आपको पता है कि क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L।
और किसी सर्किल की लेंथ क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस। तो यहां पे हम लोगों ने इसको चेंज किया हुआ है लैम्डा इंटू आर अपॉन ये इस तरीके से करके, ये डिस्टेंस जो दी गई है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सेकंड वाला जो मेरे पास में रिंग है, यहां पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम लोग बात कर लेंगे यहां पे, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, ये सारी वैल्यूज हमने यहां पे पुट कर ली। जेड की वैल्यू मैंने निकाली जो कि कितनी r√3, ये रख दिया, और रेडियस यहां पे मैंने पुट कर दी। ये सब डिस्टेंस यहां से रखने के बाद में ये जब हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। चूंकि पहले जो मेरे पास में रिंग थी, इसकी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और दूसरे पर इसकी वैल्यू कितनी आई, λ√3 अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऐड करने पे इस तरीके से आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, two charge q and minus 3q are placed fixed on x-axis separated by a distance g, where should a third charge 2q is placed such that it will not experiences any force। सबसे पहले हम लोग इसके फिगर की बात करेंगे। फिगर में क्या रखा है इन्होंने कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक कोई इस तरीके से आपने देखा q, और दूसरा चार्ज आपने देखा -3q। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से आपने देखा d दूरी पर रखे हुए हैं। इन्होंने क्या रखा है कि बतलाओ एक थर्ड चार्ज 2q हम कहां रखें कि उस पर वो कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस ना करे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे ये कोई ए पॉइंट है, यहां पे हम लोग कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, एक कोई मैं पी पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, वहां पर मैं एक तीसरे चार्ज 2q को प्लेस करता हूं। बच्चों मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर दोनों चार्जेस गिवन सेम नेचर के होते हैं, यानी कि अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो आप ये ध्यान रखना इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक चार्ज प्लस है और दूसरा माइनस है, तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी यहां पे इस तरीके से आपने देखा कहीं बाहर। तो मैंने कहा कि q चार्ज से x डिस्टेंस पर एक कोई 2q चार्ज रख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे कि इस पे जो लगने वाला हम लोग मान लेते हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं बात कर लूं कि q की वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा प्लस q की, इसकी वजह से जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहां होगा, तो आपको पता है इस q की वजह से जो लगने वाला डायरेक्शन होगा पॉजिटिव है, तो ये यहां पे आप देख सकते हैं ये FA इस तरीके से काम करेगा। और -3q की वजह से इस पे लगने वाला होगा तो ये टुवर्ड्स काम करेगा, दैट इज FB ऐसे काम करेगा। और यहां पे आपको जैसे कि कह दिया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो अब आप यहां पे इसको दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से कि नेट फोर्स 0 है। तो आप यहां पे FA इज इक्वल टू क्या दिखा देंगे, FB। वैसे तो अगर हम लोग बात कर लें यहां पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FB इज इक्वल टू 0, यह हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर FB। और FA जैसे कि आपको पता है इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह 2Q, Q2 की जगह Q अपॉन R² मतलब x²। और FB किस किस के बीच में लगने वाला फोर्स है 2Q और -3Q के बीच में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 6Q² और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल x प्लस d, तो d प्लस x का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो Q² से बच्चों Q² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, तो d प्लस x² इज इक्वल टू 3x²। ओके स्टूडेंट्स, फिर देन अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2x² माइनस 2dx माइनस d², और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सीधा चार मेथड से, तो आप देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, x के दो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होंगे, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है कि 2q जो है एट p वुड बी बिटवीन q एंड -3q, कि जो 2q है वो p इसके बीच में होगा, और बीच में वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अगर दोनों चार्जेस मतलब अपोजिट नेचर के, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कभी बीच में मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो प्लस साइन के साथ आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा।
ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं अभी, फिर से लगभग ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए पिछले क्वेश्चन में प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था, इसमें माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या रखा है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। इनर सरफेस पर क्या होगा और आउटर सरफेस पे क्या होगा, ये चीज हम लोगों को देखनी है। देखिए इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे समझ लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा, ये मेरे पास एक कोई स्फीयर, ये आपने देखा सेंटर, और यहां पर सेंटर से बात कर लेते हैं सरफेस रेडियस की, ये इनर रेडियस, और ये अगर हम लोग बात कर लेते हैं इनर रेडियस, और ये आउटर, ये इनर r1 है और ये आउटर जो बाहर तक है ये क्या है r2 है, और इस पर q चार्ज है। आपको पता है यहां पे माइनस q, तो अगर ये माइनस q तो आप देखेंगे यहां पे ये प्लस q, और फिर ये बाहर क्या हो जाएगा माइनस q। तो ये आप देखेंगे इस कंडीशन में q माइनस q हो गया। पिछला जो न्यूमेरिकल लिया था उसमें प्लस q था, तो प्लस q माइनस q, और फिर यहां पे आपने देखा था प्लस q, तो ये देखने को मिला। तो बच्चों आपको पता है कि इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और इनर सरफेस अगर आप देखेंगे तो इनर सरफेस ही अंदर वाली सरफेस ही हुई, तो चार्ज क्या होगा प्लस क्यू, और एरिया अगर आप देखेंगे 4πr1²। और आउटर सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा q माइनस क्यू, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4πr2²। तो ये हम लोग यहां पे ऐसे फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत। आगे सेकंड पार्ट में क्या रखा है, यूज गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले एक बार इसको पावर पॉइंट पे देख लेते हैं, पावर पॉइंट पे इस तरीके से हम लोग। दूसरा क्या रखा है, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पार्ट इसका बड़ा अच्छा है। सेकंड, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। यहां पे इन्होंने क्या रखा है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके ये जो स्फीयर है, ये जैसे P है, इसके बाहर आउटसाइड यहां पर किसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अब इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया, q माइनस क्यू। तो अगर हम लोग यहां पे लगाते हैं गॉस लॉ का यूज करके, तो आपको पता है कि गॉस लॉ में क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। तो नेट चार्ज यहां पे q माइनस क्या है q। अब इसे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो E ds cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और ds का इंटीग्रेशन होगा क्या s, और s पूरे उसका गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे तो E इंटू 4πx² q माइनस क्यू अपॉन ε0 हो जाएगा। और अगर E इज इक्वल टू बात करेंगे तो E इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 q माइनस क्यू अपॉन x²। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर इस सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, और अगले लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे अगले वीडियो में आप बने रहें इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स।